नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। चुनाव यूं तो कभी भी किसी दल के लिए हलवा नहीं होता, लेकिन 2014 के बाद देश में देखा गया कि बीजेपी राज्य दर राज्य आसानी से जीतने लगी। यूपी में तो 3 चुनाव बीजेपी ने तमाम चुनौतियों के बाद जीत लिए। लेकिन क्या इस बार बहुत कठिन है डगर चुनाव की? इस सवाल के पीछे वजह कुछ इस प्रकार है जैसे पश्चिमी यूपी में पार्टी की रणनीति संभाल रहे अमित शाह कैराना से लेकर मथुरा तक गलियों में प्रचार कर रहे हैं, वोटर के घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं, दिल्ली में जाटों के साथ बैठक करते हैं, जाटों से कहते हैं कि डांटना है तो घर आ जाइए लेकिन वोट गलत जगह मत डालिए। इन सब की नौबत क्यों आई? 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी 7 राज्यों में सत्ता संभाल रही थी। मार्च 2018 तक बीजेपी और बीजेपी गठबंधन ने नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 21 राज्यों में अपनी सरकार बना ली। 4 साल में 3 गुना विस्तार हुआ। मार्च 2018 तक देश की 71% आबादी और 80% क्षेत्र पर बीजेपी या उसके सहयोगी दल काबिज थे। यही बीजेपी और उसके गठबंधन एनडीए का पीक था। फिर 2019 में दोबारा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद साल के अंत तक बीजेपी शासित राज्यों की संख्या घटकर 11 हुई। एनडीए शासित राज्यों को जोड़कर सत्ता वाले राज्य 17 रहे। 2019 के बाद 10 राज्यों में देश में चुनाव हुए, जिनमें से 4 में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को जीत हासिल हुई। क्या अब 2022 का पहला ही चुनाव बीजेपी के लिए वोटों के गणित में पहले की तरह फ्लावर नहीं फायर बन गया है? संभव है आपको लगे कि 2017 में 40% वोट शेयर और 300 के पार सीट जिस दल के पास है, उसके लिए चुनाव कैसे अभी कठिन हो सकता है? इस सवाल को समझने के लिए याद करिए चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी के 2 सबसे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे थे। मोदी जी को फिर से एक बार 24 में प्रधानमंत्री बनाना है तो 22 में फिर एक बार योगी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि चुनाव के ऐलान के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की रणनीति संभाल रहे गृह मंत्री हाथ में बीजेपी के प्रचार का पोस्टर लेकर कैराना से मथुरा तक की गलियों में चलने लगे? आप कहेंगे ये तो चुनावी रैलियों पर रोक के कारण है, तो फिर जरा रुकिएगा, क्योंकि मतदाताओं के घर घर जाकर वोट मांगते अमित शाह, जो अक्टूबर में कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री 2024 में बनाना है तो 2022 में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाना होगा, वो अब जनवरी में ये क्यों कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव सीएम चुनने का नहीं, भारत का भाग्य चुनने का है? यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भाग्य का, भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। आखिर विधायक और मंत्री मुख्यमंत्री छोड़ो, बल्कि देश के भाग्य से उत्तर प्रदेश के चुनाव को क्यों जोड़ा जाने लगा? क्या इसका कारण ये कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी प्रत्याशियों को प्रचार के दौरान विरोध का सामना करना पड़ रहा? जैसे बुलंदशहर में स्याना सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह लोधी के विरोध के कई वीडियो सामने आ रहे हैं। खतौली विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विक्रम सैनी को भी कई गांवों में विरोध का सामना करना पड़ा। शामली में गन्ना मंत्री सुरेश राणा का विरोध का वीडियो भी सामने आया। शामली जिले के ही उड़ाना गांव में समर्थकों के साथ वोट मांगने निकले बीजेपी प्रत्याशी तेजिंदर निर्वाल को भी कुछ ग्रामीणों का विरोध झेलना पड़ा। क्या जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव की शुरुआत होनी है, वहीं पर प्रत्याशियों के विरोध के कारण कठिन होते इलेक्शन को संभालने के लिए अब ये बात कहनी पड़ती है? वोट देते वक्त सारे उत्तर प्रदेश के मतदाताओं को मैं अपील करना चाहता हूं, वोट आप किसी एमएलए के लिए मत दीजिए,
किसी को मंत्री, किसी को मुख्यमंत्री बनाने के मत दीजिए, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए वोट दीजिए, जो उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा सके। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिले वोट में 26% ने माना था कि उन्होंने मोदी के नाम पर वोट दिया। 2022 में फिर से विधायक, मंत्री और सीएम को छोड़कर सीधे देश के भविष्य के लिए वोट देने की बात अमित शाह ने कही। क्या इसलिए क्योंकि 2022 सबसे कठिन चुनाव बना है, जिसके नतीजे सीधे 2024 के चुनाव पर असर डालेंगे? इस सवाल को अब समझने के लिए आपको 6 महीने पहले ले चलते हैं, जब अगस्त में खुद मुख्यमंत्री ने कहा था सबसे कठिन चुनाव 2019 का था। हमारे लिए जो सबसे कठिन चैलेंज था वो 2019 का लगता था, जब देश में सभी राजनीतिक विश्लेषकों ने, मीडिया ने, सबने बोल दिया था कि यूपी का एक महागठबंधन हुआ है। उस समय परिणाम सबके सामने थे। 2019 में अखिलेश यादव, मायावती एक साथ आ गए थे, फिर भी बीजेपी ने 62 और एनडीए ने कुल 64 सीट जीत ली। समाजवादी पार्टी 5 और बीएसपी 10 सीट जीत पाई। 3 साल पहले महागठबंधन को बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में इसलिए हरा दिया क्योंकि तब उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से बीजेपी को ब्राह्मणों का कुल 82% वोट मिला, ओबीसी में 80% कोयरी कुर्मी और 72% अन्य ओबीसी मतदाता का वोट भी बीजेपी गठबंधन के पास आया। 91% जाट वोट बीजेपी के खाते में आया था। सवाल यही कि जिस जाट वोट बैंक का 91% हिस्सा अकेले बीजेपी को मिला, क्या उसी वोट को अब साधने की चुनौती खड़ी है? वरना क्यों गृह मंत्री अमित शाह को जाट नेताओं के साथ मान मनौवल वाली भाषा प्रयोग करते हुए कहना पड़ता कि भाई अगर डांटना है तो बालियान के साथ मेरे घर आ जाना, वोट गलत जगह डालने की गलती मत करना। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बीजेपी की 3 चुनाव में जीत की राह प्रशस्त करने वाले जाट ही अब जीत के रास्ते में पहली बाधा है? वरना क्यों मुगल काल का जिक्र करके जाटों से अपना रिश्ता बताने की कोशिश होती है? हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है, तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद 1-2 लोग रुक गए, उन्होंने बोले भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। दरअसल 2012 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीट में 20 पर ही जीत हासिल हुई। 2017 में बीजेपी ने यहीं पर 109 सीटें जीत ली। ऐसा इसलिए संभव हो पाया कि जाटों ने 2014 में 77% वोट अपना बीजेपी को दिया। 2017 में जाट वोट का एक मुश्त 40% हिस्सा बीजेपी ने हासिल किया। 2019 में फिर से जाट वोट का 91% हिस्सा बीजेपी के खाते में आया। क्या यही कारण है पीएम मोदी का नाम आगे करके विधायक, सीएम छोड़कर देश के भविष्य के लिए वोट देने की बात कही गई? यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री, मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव। 2013 की मुजफ्फरनगर दंगे से पहले जाट वोट का बड़ा हिस्सा आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाती रही। क्या इसी कारण जयंत चौधरी के अखिलेश यादव के साथ जाने पर बीजेपी में चिंता की लकीरें हैं? जाट नेताओं की सभा में गृह मंत्री कहते हैं कि जयंत ने गलत घर चुन लिया। क्या उन्होंने ये भी कहा, आपने भी कहा कि जयंत चौधरी ने घर जो है गलत चुन लिया है? अब अगली बार देख लेना, बात कर लेना, साथ आ जाएं। तो आपको उम्मीद है कि जयंत चुनाव बाद आपके साथ आ जाएंगे? देखिए, घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जैन लोकदल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं, तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। ये लोग कहाँ थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा? सूरज पूरब से उगता है, लेकिन पश्चिम से अब तक चुनावी विजय का सूर्योदय कराती आ रही बीजेपी को उत्तर प्रदेश में कहना पड़ रहा है, माफ कर दीजिए, डांट लीजिए, झगड़ा हमसे कर लीजिए, बाहर वाले को क्यों लाना, विधायक, सीएम नहीं, देश के लिए वोट दीजिए। ये सब कुछ कहने का मतलब क्या ये ना माना जाए कि चुनाव इस बार फ्लावर नहीं फायर है? दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और मुजफ्फरनगर से कुमार कुणाल के साथ कुमार अभिषेक, मथुरा आज तक।
हाल ही में आई पुष्पा फिल्म का डायलॉग बहुत चर्चा में, जिसमें कहा जाता है कि फ्लावर समझा है क्या, फायर है। क्या हमारे देश में सरकारी भर्ती करने वाले संस्थान भी बेरोजगारों को फ्लावर यानी आसान चारा समझ लेते हैं, जिन्हें एक चुनाव में भर्ती का ऐलान करके लुभाते हैं, फिर कई चुनाव तक उन्हीं पदों को भरने के नाम पर वोट की फसल युवाओं से कटवा लेते हैं। इन सब के कारण युवा के लिए एक नौकरी पाना बहुत कठिन बन जाता है। तब बेरोजगार सोशल मीडिया से धीरे धीरे सड़क तक आ जाता है। फिर उसे उत्तेजित करने का आरोप किस पर लगाएं, खोजा जाता है, क्योंकि जिन युवाओं को फ्लावर रेलवे भर्ती बोर्ड समझ लेता है वो फायर हो जाते हैं। पुष्पा फिल्म से प्रभावित होकर वेस्टर्न रेलवे का ये पोस्टर है, जिसमें मास्क पहनकर कोरोना के सामने डटकर लड़ने का संदेश दिया गया। फिल्मी डायलॉग की तर्ज पर कि झुकेगा नहीं। लेकिन क्या वही रेलवे भूल गया कि 2019 का इम्तिहान 2021 में कराया जाएगा, 2022 में रिजल्ट आएगा, परिणाम भी अनियमितता के आरोप में घिर जाएगा। 2019 की भर्ती में 2022 में नोटिफिकेशन आएगा। ग्रुप डी की भर्ती में प्री और मेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 करोड़ से ज्यादा छात्र फ्लावर बनकर नहीं रह सकते। 24 जनवरी को पटना में राजेंद्र नगर टर्मिनल में पहले छात्रों ने प्रोटेस्ट किया। फिर 25 जनवरी को पटना में छात्रों के ही इलाके भिकना पहाड़ी में छात्र और पुलिस के बीच जमकर पथराव हुआ, छात्र पीटे गए। फिर पटना की पुलिस ने पकड़े गए कुछ छात्रों से पूछताछ के आधार पर केस दर्ज किया। पटना के ही मशहूर कोचिंग संचालक खान सर समेत कई शिक्षकों के खिलाफ आरोप छात्रों को उकसाने का। पटना में खान सर का कोचिंग संस्थान बंद मिला। आज तक संवाददाता प्रेरणा ने खान सर से उन पर लगे आरोपों पर बात की। अगर प्रशासन की बात में दम है तो प्रशासन हमको अरेस्ट कर ले, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन जिस दिन प्रशासन अरेस्ट कर लेगी आंदोलन और उग्र हो जाएगा। एक ये समस्या है। हम लोग पिछले 3 साल से चेता रहे थे कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन आरआरबी इस कदर बेवकूफी करेगी ये हिंदुस्तान के किसी को नहीं पता। पटना से ही रेलवे भर्ती में हिला हवाली पर नाराजगी का बवंडर देश में उठा, जो 25 तारीख को तेज हुआ, जब भिकना पहाड़ी इलाके में छात्रों का प्रदर्शन पुलिस से भिड़ंत में बदला। जमकर पत्थर चले, आंसू गैस के गोले छात्रों को कंट्रोल करने के लिए दागने पड़े। लेकिन इसकी नौबत क्यों आई? क्या खान सर की वजह से? 100 में 93, 90, 85 नंबर ला के विद्यार्थी मूर्ख थोड़ी है। यहाँ मूर्खों का वो नहीं ना है। यहाँ सब पढ़े लिखे हैं और कहीं से कोई खान सर का या किन्हीं भी टीचर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हंगामा इसलिए बरपा कि महज 500 लड़के एनटीपीसी से असंतोष में थे। वो राजेंद्र नगर स्टेशन या अलग अलग गए थे। रेलवे के 1.5 करोड़ ग्रुप डी के लड़के अपने घर में रजाई में घुसे थे। वो इंतजार कर रहे थे कि उनके सीनियर बच्चों के साथ आरआरबी कुछ अच्छा सलूक करेगी। आरआरबी ने उन सीनियरों को कुछ नहीं सुना, बल्कि जो 1.5 करोड़ रजाई में घुसे थे उनको कह दिया कि तुमसे अब मेंस एग्जाम लेंगे। बताइए 2019 में जब आप फॉर्म भराएं और कहें कि सिंगल एग्जाम होगा, और 2022 में 3 साल बाद एग्जाम के 20 दिन पहले जब आप कहिएगा 15-20 दिन पहले कि हम आपसे मेंस एग्जाम लेंगे, तो लड़का रजाई में से निकला, बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन के, बिना किसी लीडरशिप पे चला गया। 2019 में पीयूष गोयल के रेल मंत्री रहते 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती जल्द कराने का ऐलान हुआ। एनटीपीसी यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज के 35,000 पद थे और ग्रुप डी के 1,03,000। इसके बाद 2021 में जाकर रेलवे ने एनटीपीसी के 35,000 पदों की परीक्षा कराई। विवाद 20 गुना कैंडिडेट न चुनने, 10+2 और ग्रेजुएट का इम्तिहान एक साथ लेने और नंबरों के नॉर्मलाइजेशन को लेकर हुआ। नॉर्मलाइजेशन का दिक्कत है। एक लड़का 70 नंबर पाया है, उसका 92 हो जा रहा है, और कोई 70 नंबर पाया उसका 50 नंबर हो जा रहा है। वो कहना है कि ये एक दैवीय शक्ति है जो इसे कर रही है। मतलब उनका कहना साइंटिफिक फार्मूला है। तो लड़कवा बैल नहीं है, वो भी साइंटिफिक फार्मूला पढ़ता है। उसको न्यूटन का नियम पता है, उसको आइंस्टीन का पता है। अब वो माथा पीट रहा है कौन वैज्ञानिक है। तो आरआरबी में एक से एक वैज्ञानिक बैठा है, सब जो जन्म नहीं लिया है, अवतार लिया है। किस लिए? बर्बाद करने के लिए करी। फिर जब ग्रुप डी की 1 लाख पदों वाली भर्ती निकली तो विवाद जन्म लिया 1 चरण की जगह 2 चरण में एग्जाम कराने पर। दावा है कि पटना में 25 जनवरी को छात्रों के रोष की बड़ी वजह ग्रुप डी भर्ती में प्री और मेंस वाला नियम लगाना रहा, जिसके कारण स्थिति ये बनी कि पटना में छात्रों को मेहनत करते देखने वाला इलाका पुलिस और बेरोजगारों के बीच रण क्षेत्र में बदल गया। खान सर का आरोप है कि इसका कारण भी रेलवे का छात्रों को लेकर संवेदनहीन होना रहा। पिछले 3 साल से 8-8 मिलियन ट्वीट कर रहा है। अगर ये 18 जनवरी को जो ट्वीट किया गया था
उसके बाद रेलवे अगर इस चीज को ले लेता तो क्या जरूरत थी? आपको लगता है ऐसा होता? आप अचानक, जैसे मान के चलिए रेलवे को मेंस जोड़ना भी था, तो धरातल पे हम रेलवे को भी एक नसीहत देते हैं, आप एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ऐसा विचार किया जा रहा है, तो लड़कों में धीरे धीरे सहनशीलता आती। पेशेंट भी मर जाता है ना हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर नहीं कहता कि तुम्हारे अब्बा मर गए, आराम से बोलता है सीरियस है, ऑक्सीजन पे है, वेंटिलेटर पे है, भगवान भरोसे हैं, धीरे धीरे, ताकि सहनशीलता धीरे धीरे आए। अचानक बोल दीजिए ना कि तुम्हारे पापा मर गए, हॉस्पिटल फोड़ देगा वहां पे। 35,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट एप्लीकेशंस आई, 1,25,00,000। 1,25,00,000 कोई छोटी संख्या नहीं होती। आप बड़े से बड़े एग्जाम लेके देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यूपीएससी का, कोई भी एग्जाम देखिए, जेई का एग्जाम, ज़्यादा से ज़्यादा होता है 8-10 लाख एप्लीकेशंस होती है। 8-10 लाख एप्लीकेशंस का एग्ज़ाम कराना और 1 करोड़ से अधिक का एग्ज़ाम कराना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इट्स अ मेजर एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी को ट्रांसपेरेंटली करना, जिससे कहीं पे कोई किसी तरह की अनियमितता ना हो, वो सब ध्यान में रखते हुए, इरेगुलरिटी न हो, वो सब ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम कराया गया है। 1,26,00,000 बेरोजगार आवेदन कर देंगे तो इम्तिहान लेने में क्या 3 साल लग जाएंगे? जबकि कोरोना काल में ही बिहार में चुनाव संपन्न हो गया, जहां 4,19,26,443 वोटर का वोट लिया गया। पश्चिम बंगाल का भी चुनाव शांति से संपन्न हुआ, जहां एक साथ 5,94,87,824 वोटर रहे। असम में भी 1,91,00,000 वोटर के साथ चुनाव हो जाता है। जब करोड़ों वोटर से वोट लेने की बात होती है तो देश में एक सिस्टम बना, शांति से हर तरह चुनाव करवा लेता है। उसी तरह पारदर्शिता के साथ बेरोजगारों का रोजगार के लिए चुनाव कराना क्यों रॉकेट साइंस बन जाता है, जिसमें छात्रों के नाराज होने का कारण बनी रेलवे समेत दूसरे भर्ती व्यवस्थाओं को सुधारने की जगह दूसरे कारण छात्रों की नाराजगी के खोजे जाने लगते हैं। प्रेरणा शर्मा के साथ राजेश कुमार झा, पटना, आज तक। यूपी में युवाओं का वोट लेने के लिए स्कूटी, लैपटॉप, लाखों रोजगार, स्मार्टफोन देने का वादा है, लेकिन उन्हीं युवाओं को राजनीति में उम्मीदवार बनकर विधायक बनने का मौका देने में पार्टियां पीछे हट जाती हैं। क्या यही कारण है कि नौजवानों के मुद्दे समझना सरकारों के लिए बहुत कठिन हो जाता है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी रेलवे भर्ती में अनियमितता को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया तो ये तस्वीरें मंगलवार को सामने आई। पुलिस वालों ने जब बंदूकों के कुंदे से छात्रों के दरवाजे खुलवाकर उन्हें गाली देते हुए घसीटा, छात्रों के दरवाजे पर लात मारकर पुलिस ने अपना दम दिखाना चाहा। छात्रों के साथ पुलिस के ऐसे अपराधी जैसे बर्ताव पर तुरंत एक्शन भी हुआ। 6 पुलिस वाले निलंबित कर दिए गए। शायद इसलिए तुरंत एक्शन दिखा क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। यूथ का बूथ पर वोट पाना हर पार्टी के लिए जरूरी है, लेकिन युवाओं को रोजगार देने का वादा करने वाले दल खुद कितना युवाओं पर भरोसा करते हैं, इसका सच देखिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 193 उम्मीदवारों की अब तक लिस्ट आई। सिर्फ 19 नाम ऐसे जिनकी उम्र दावा है 18 से 40 साल के बीच है। 95% युवा टिकट पाने वाले उनमें से ऐसे जिनके परिवार में पहले से राजनीति का पेड़ फल फूल रहा है या उनके घर वाले कारोबारी हैं। समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से 27 जनवरी की लिस्ट से पहले तक 195 नामों की घोषणा हुई। इनमें से सिर्फ 23 उम्मीदवारों के युवा होने का दावा खुद गठबंधन करता है। 12 ऐसे हैं जो अपने परिवार के चलते टिकट पा गए। यानी राजनीति में परिवार वाले युवा ही रोजगार पा रहे हैं। जिस प्रदेश में 26% नौजवान वोटर 18 से 30 साल के हैं, वहां 20% टिकट भी पार्टियां युवाओं को देने में पीछे हट जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है लाखों के रोजगार के वादे और लाखों को लैपटॉप, स्मार्टफोन के लॉलीपॉप से लुभाया जा सकता है। आज तक ब्यूरो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटें यूपी में किसी भी दल का मुकद्दर बना या बिगाड़ सकती हैं। 10 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 58 सीटों पर वोट डाले जाने हैं, इसीलिए सभी दल पश्चिमी यूपी में जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीजेपी ने तो यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी है। पिछली बार यहां पर बीजेपी ने अधिकांश सीटें जीती थी। उसी प्रदर्शन को दोबारा दोहराने के लिए बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उन्होंने सुबह वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए तो शाम को दादरी में पार्टी का प्रचार किया। मैं पहले भी आया हूं, आज भी बांके बिहारी की गलियों में जाकर आया हूं। बहुत बड़ा अंतर देखकर मन को बहुत शांति मिली। 7.5 साल में
देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करता हूं। पहले मटकी लेने जाते थे तो मटकी को ठीक से टकोरा लगाते थे या नहीं लगाते थे? तो ये 100 रुपये की मटकी को टकोरा लगा कर लेते हैं। 5 साल तक जिनको यूपी देना है, इस पर तो एक बार टकोरा लगा देना। राधा कृष्ण के प्रति समर्पित ब्रज में ये अमित शाह की वोट साधना है। जिस धरती पर कान्हा कृष्ण बने, उन्हीं मथुरा वृंदावन वासियों से अमित शाह ने जीत का आशीर्वाद मांगा। ब्रज के जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संदेश देने के लिए आज अमित शाह अपने तरकश में एक एक तीर बारीकी से सजाकर आए थे, जिसमें जनता के लिए भावुक अपील थी तो राष्ट्रवाद का मुद्दा भी था, माफियाओं पर नकेल का दावा था तो विरोधियों पर भ्रष्टाचार और जातिवाद का इल्जाम। उत्तर प्रदेश और अमित शाह का सियासी नाता साल 2013 से शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री ने उन्हें यूपी में कमल खिलाने का काम दिया, जिसे उन्होंने बखूबी अंजाम भी दिया। लेकिन इस बार का मुकाबला पहले से कहीं ज्यादा कड़ा है, इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती पर अमित शाह इस बार बहुत सधे कदमों से आगे बढ़ रहे हैं। अमित शाह ने वृंदावन पहुंचकर सबसे पहले बांके बिहारी जी के दर्शन किए। दर्शन के बाद वो वृंदावन की गलियों में घूमे और घर घर जाकर वोट मांगा और ब्रज की जनता का धन्यवाद करते हुए हाथ जोड़कर शुक्रिया कहा। सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से ब्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, ब्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई दे। ये 2014 के चुनावी थे, जिसने सबको चौंका दिया। यूपी की बदौलत बीजेपी ने पहली बार केंद्र में अपने दम पर सरकार बनाई और अमित शाह का लोहा सबने माना। इसके बाद यूपी की जनता ने बीजेपी को कभी निराश नहीं किया। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण, और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए। उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था। आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी। अब भले ही अमित शाह बीजेपी के अध्यक्ष ना हो, लेकिन पार्टी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर डाली है। अमित शाह को इस चुनाव की अहमियत पता है, इसीलिए उन्होंने इमोशनल अपील के बाद राष्ट्रवाद का दांव आजमाया। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है। 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता अगर विकसित नहीं होता ये प्रदेश, तो देश का विकास भी पिछड़ा। 2014 के बाद से चुनावों में जाट वोट बैंक के सहारे बीजेपी की नैया पार लगती रही है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन की वजह से अखिलेश और जयंत चौधरी के गठबंधन से बीजेपी को कड़ी टक्कर मिल रही है। यही वजह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदले समीकरण में फंसी हुई बीजेपी को निकालने के लिए अमित शाह को सक्रिय होना पड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बीजेपी के 300 से ज्यादा सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए जरूरी है कि बीजेपी इस इलाके में अपना पुराना प्रदर्शन दोहराए। इसके लिए बीजेपी विरोधियों की हर कमजोर नस दबाने में लगी है। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी,
गुंडा राज था या नहीं था बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द। उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 10 फरवरी को शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ जिले की 58 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक की भी अच्छी खासी संख्या है, इसलिए बीजेपी इस बार भी 50% से ज्यादा वोट पाने की तैयारी में लगी है। 2000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी, उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ ने। मथुरा की तरह अमित शाह ने दादरी में भी डोर टू डोर प्रचार किया। 2017 के चुनाव में यह सीट बीजेपी ने बड़े अंतर से जीती थी। इस बार कोई कमी न रह जाए, इसके लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। कुमार अभिषेक, मथुरा, आज तक। किसान आंदोलन से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तूती बोलती थी। लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, बीजेपी और विपक्षी दलों के बीच एक लंबा फासला होता था। लेकिन किसान आंदोलन के बाद हालात बदल गए। जाटों की नाराजगी में विपक्ष को मौका दिख रहा है। बीजेपी चुनाव से पहले जाटों को साधने की हर संभव कोशिश कर रही है। अमित शाह ने पश्चिमी यूपी के जाट नेताओं के साथ बैठक की और जयंत चौधरी को गठबंधन का न्योता भी भेजा। हमारे यहाँ कहते हैं, नैनिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। बीजेपी यूपी के चुनाव की अहमियत जानती है। वो जानती है कि अगर यूपी में बात बिगड़ी तो फिर बहुत दूर तक जाएगी। इसीलिए बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चुनावी जमीन पर उतार दिया। किसान आंदोलन की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं, जिसे साधने के लिए अमित शाह फुल एक्शन में है और जाट बाहुल मथुरा में कदम रखने से पहले उन्होंने इस समुदाय को करीब लाने की बड़ी कोशिश की। गणतंत्र दिवस के दिन लुटियंस दिल्ली में अमित शाह ने जाट समुदाय के नेताओं और प्रतिनिधियों को जुटाकर बैठक की। ये दावा किया कि जाट समुदाय से उनका रिश्ता 650 साल पुराना है। शाह ने कहा कि जाट समुदाय ने मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और भाजपा भी लड़ रही है। कि हमारा आपका नाता तो 650 साल पुराना है। तो पूरी सभा समाप्त होने के बाद दो लोग रुक गए, उन्होंने बड़े भैया 650 साल समझा दो, आपकी पार्टी ही 50 साल से बनी, कैसे 650 साल? आप भी मुगलों से लड़े, हम भी लड़ रहे हैं, ये हमारा नाता है। शाह ने जाट मतदाताओं को हमेशा भाजपा का साथ देने के लिए आभार जताते हुए कहा कि किसानों के सबसे बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा किसी और ने सम्मान नहीं दिया, लेकिन जाटों को मनाने के लिए अमित शाह ने सबसे बड़ी बात आगे कही। जब भी हम आपके पास आए, आपने हमारी झोली में छप्पर फाड़ के वोट दी। कई बार हमने आपकी बात को नहीं माना, तब भी आपने हमें वोट दिया। 2014 में आपने बीजेपी की सरकार बनाई। 2017 में बहुत डराया, धमकाया और हड़काया। मेरी जगह कोई और होता तो रो देता, लेकिन आपने कहा हम आपको वोट देंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बना दी। 2019 में भी यही किया। 2014, 2017 और 2019 में खुलकर आपने हमें वोट दिया। इस बार भी हमारा साथ दीजिए। अगर डांटना है तो बालियान के साथ मेरे घर पर आ जाना, लेकिन वोट गलत जगह डालने की गलती मत करना। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद से जाट समुदाय बीजेपी को खुलकर वोट करता रहा है, जिसकी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से लगातार कमल खिल रहा है। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से हालात बदले दिखे तो बीजेपी ने पहले कृषि कानूनों को खत्म करने का ऐलान किया। आज मैं आपको, पूरे देश को
ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। बीजेपी को उम्मीद थी कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद जाटों की नाराजगी दूर हो जाएगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से एक बार फिर से जीत की शुरुआत कर उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी सरकार दोबारा बनाएगी। लेकिन बीजेपी की इस जोर आजमाइश से ये साफ हो गया है कि 2022 का चुनाव 2017 से जरा सा हटकर है। कृषि कानूनों की वजह से जाटों के असंतोष का दायरा इतना बढ़ चुका है कि बीजेपी खुद को खतरे में देख रही है। इसीलिए साल की शुरुआत में पीएम ने रैली के लिए मेरठ को चुना। जब पहलों की सरकारें थी तब यूपी में अपराधी अपना खेल खेलते थे, माफिया अपना खेल खेलते थे। हमारे मेरठ और आसपास के क्षेत्रों के लोग कभी भूल नहीं सकते कि लोगों के घर जला दिए जाते थे। पहले क्या क्या खेल खेले जाते थे, अब योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। बीजेपी ने पिछला प्रदर्शन दोहराने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है। 2017 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 136 सीटों में से बीजेपी ने 80% यानी 109 सीटें जीती थी। समाजवादी पार्टी ने 21, बीएसपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और आरएलडी ने सिर्फ 1 सीट जीती थी। जब दांव इतना बड़ा हो तो उसी अनुपात में दम लगाना भी जरूरी हो जाता है। इसीलिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और वो जयंत चौधरी को भी अपने साथ आने के लिए कह रही है। भारतीय जनता पार्टी कोई एक चुनाव को लेकर के राजनीति नहीं करती है। हम देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो सम विचार के लोग हैं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा की सहमति हमारे साथ रखते हैं, ऐसे लोगों को साथ लेकर के पहले भी चलते आए हैं और कोई भूल सुधार करके साथ में आना चाहेगा तो निश्चित तौर पर उस पर विचार किया जाएगा। घर गलत चुनने का मतलब ये है कि जैन लोक दल का जो कैडर है, अगर उनसे आप पूछेंगे क्या अखिलेश को मुख्यमंत्री स्वीकार करते हैं तो वो भी स्वीकार नहीं करते। ये गठबंधन ऊपर का हुआ है, दिल्ली और लखनऊ, जमीन पे गठबंधन नहीं हुआ। बाकी राजनीति में भविष्य की संभावनाएं तो हमेशा खुली रहती हैं। कि जयंत चौधरी जी एक अच्छे युवा नेता हैं, एक अच्छे जिस परिवार का किसानों के लिए संघर्ष रहा उससे ताल्लुक रखते हैं और इलेक्शन के बाद में संभावनाएं हैं और हमेशा हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। किसान नेताओं के साथ बातचीत में अमित शाह ने जयंत चौधरी को लेकर कहा कि वो उन्हें अपने साथ लाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलत घर चुन लिया। ये सारी कोशिश जाटों को अहमियत देकर साथ लाने की है। अगर आरएलडी की बात करें तो उसने पिछले चुनाव में 277 सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर सिर्फ 1 सीट हासिल की थी। वहीं 2012 में कांग्रेस के साथ 46 सीटों पर लड़कर वो सिर्फ 9 सीटों पर ही सिमट गई थी। लेकिन ये बात पुरानी है। बदले हालात में अखिलेश के साथ जयंत चौधरी का आत्मविश्वास आसमान पर है और वो 18% जाट वोट बैंक पर अकेले दावा ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। इस बार ये जन सैलाब देख करके, ये उत्साह जोश देख करके मैं कह सकता हूँ कि पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूबेगा। ये लोग कहाँ थे जो आज आपसे उम्मीद कर रहे हैं, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं? मैं कोई चवन्नी हूं जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा। इसीलिए 12 जिलों में अहम फैक्टर बन चुके जयंत चौधरी को बीजेपी साथ आने का न्योता दे रही है, जिसे जयंत चौधरी ने ठुकरा दिया है। जयंत चौधरी ने कहा, न्योता मुझे नहीं, उन 700 से ज्यादा किसान परिवारों को दो जिनके घर आपने उजाड़। जयंत इस बात की उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जाट और मुसलमान एक होकर वोट देंगे। कुछ यही उम्मीद अखिलेश यादव को भी है, लेकिन जाटों और मुसलमानों के बीच वोटिंग के वक्त हमेशा 36 का आंकड़ा रहा है। ऐसे में एक म्यान में 2 तलवार, कहीं इन दोनों पार्टियों के लिए दोधारी तलवार न हो जाए। यही आस
बीजेपी ने लगा रखी है। कुमार अभिषेक, आज तक।